शक्ति कहते किसको? शक्ति की मौलिक कल्पना, शक्ति की मौलिक अवधारणा पारंपरिक अवधारणा से शक्तिशाली नहीं हुआ। युद्ध की पारंपरिक नीति से आज युद्ध विशारद नहीं है। युद्ध के नए तरीकों से हमको लैस होना। राम की शक्ति पूजा वस्तुतः शक्ति की नई परिकल्पना, शक्ति की नई, शक्ति की जो पारंपरिक कल्पना है उससे हटकर नूतन है। निराला का वो गीत बहुत अधिक लोकप्रिय है और सरस्वती पूजा के अवसर पर विभिन्न सारस्वत अवसरों पर उसे गाया जाता है। वरदे बिना उसका मूल मंत्र सरस्वती की आराधना। वस्तुतः उसको जो माना जा रहा है, मांगा जा रहा है, वो गुलाम देश के लिए एक स्वतंत्र आवाज, जो आवाज हमें चाहिए। सुभद्रा जी कहती थी कि है कलम बदी स्वच्छंद प्रिय स्वतंत्र रव। कैसे, कैसा रव? तो जो स्वतंत्र हो, और जो स्वतंत्र रव होगा वही हमें प्रिय। ज्ञान का दूसरा अर्थ है आजाद। अभी उन्होंने कहा कि सा विद्या या, और यह भी उन्होंने कहा कि और अच्छी बात कि हमारे परंपरा में समाज सुधार का खास करके हमारे अपने समाज, जिसको हिंदी समाज कह सकते हैं। राजनीतिक चेतना जितनी आगे बढ़ी हुई है, सामाजिक चेतना उतनी ही अधिक है। इसका कुछ हासिल तो हो, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि ज्ञान दूर कुछ किया, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं। लेकिन आज भी इस शताब्दी में हम छुआछूत की भावना से ऊपर नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र ते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हम लोग घर में देखते होंगे कि नारियों की, तो ये जिसको आप कह सकते हैं कि फिर हम तुलसीदास को याद करेंगे कि हरित भूमि तृण संत समुझ परे नहीं पानी जिम पाखंड विवाद होते हैं लुप्त भेद। तो ये जो हरित भूमि, हरित तृण से जो रास्ता आच्छादित, ज्ञान का जो रास्ता आच्छादित, और उसमें जो सदग्रंथ हो गए हैं, उन सदग्रंथों को ऊपर करके हिंदी में पृष्ठ पेशन और चरण चरण बहुत ज्यादा है। पृष्ठ पेशन करते पिसे हुए को पेशन और पृष्ठ का मतलब पिसा, और चर्वित चर्वण एक शब्द है, चबाए हुए को चबा। जैसे जानवर एक बार निकलता और फिर निकाल करके उसको पावन करता। तो ये चर्वित चर्वण पृष्ठ पेशन से बच। आज भी हिंदी में अनेक ऐसी पांडुलिपियां हैं जो किसी अच्छे शोधकर्ता की प्रतीक्षा। हिंदी आलोचना के विकास के लिए बहुत जरूरी है हिंदी शोध का अत्यंत उन्नति। आज जब हिंदी आलोचना बहुत पिछड़ी हुई है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर है कि उन्होंने शोध को शायद उन्नत किया। और इसके लिए हम आपको दोषी नहीं दे सकते। बिल्कुल समकालीन विषय का और कुछ पता ही नहीं चलता कि शोध प्रबंध में है क्या। अधिकांश शोध प्रबंध के परीक्षा में पूछते हैं कि भाई आपने क्या सोचा, बताइए कुछ, एक दो बिंदु बताइए। और मैं आपको कहूं अधिकांश का जवाब संतोषजनक क्या, बहुत ही असंतोषजनक। क्या खोज करके हम क्या 4 वर्ष 5 वर्ष शोध वृत्ति पाई, जूनियर रिसर्च, सीनियर रिसर्च, पीएचडी के बाद फिर डॉक्टरेट करनी, तो आखिर हासिल क्या? तो
शोध का एक समानार्थी शब्द है गवेषणा, सुना होगा। और ये गवेषणा शब्द बड़ा दिलचस्प है। दो जोड़ ऐसना गवेषणा, गाय को खोजना। जंगल में गाय चरा करता था और एक साथ कई लोग अपनी गाय लेकर के चलते थे, झुंड में गाय होती थी। उसमें से कोई गाय बिछड़ करके यदि इधर से उधर हो जाए तो उसके खोजने का काम जंगल में कितना कठिन होगा, आप कल्पना कर सकते। और कृष्ण कहते थे कि हे मैं गाय चराने घूम नहीं, ये सब जो है सब अपनी मस्ती करता है और हमको उसमें लगता है। सुना होगा आपने, सुंदर सा। तो खोई हुई गाय को खोजना, ये गवेषणा। जो गाय गुम हो गई, जिसका पता लगाना बहुत कठिन है, उसको सामने लाना, ये हमारे शोध का है। देखिए, एक शोध की एक प्राकृतिक स्थिति होती है, नैसर्गिक स्थिति होती है। जैसे कोई कवि बनता है तो कहा जाता है उसके पास कवि बनने की जन्मजात। मुझको इतने दिनों के अध्यापन के बाद अनुभव हो रहा है कि शोध भी यदि आपकी नैसर्गिक वृत्ति नहीं है तो मौलिक शोध नहीं। अब खोजने में मजा आता है, कुछ नया ढूंढने में आनंद आता है। यू फील प्लेजर और नॉट। आप कैरियर के लिए कर रहे हैं या आनंद के लिए कर रहे हो, जो भी चीज बोझ स्वरूप किया जाता है वो काम कभी अच्छा नहीं, जो आनंद के लिए किया जाता है वो काम अच्छा नहीं। अब सेब गिरने की स्थिति न्यूटन के सामने पहली बार तो पैदा हुई। सेब तो गिरता रहा, लेकिन न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखकर सवाल उठाया कि सेब ऊपर क्यों नहीं जाता है, नीचे। ये मैं कहता हूं कि जन्मजात जिज्ञासा। हम बहुत कुछ मान लेते हैं कि ऐसा ही होता आया, ये होता आया है बड़ा खतरनाक। हमको होता आया के युद्ध भी कहा, मैंने शुरू में कहा कि ज्ञान की परंपरा तो वही विकसित कर सकता है जिसके पास संग्रह ज्ञान का पूर्ण विवेक। तो ये न्यूटन ने कहा कि जरूर कोई बात है कि सेब ऊपर नहीं जाकर के नीचे, और तब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नाम सुना, कोई सवाल था जिसको लेकर बहुत परेशान था। अचानक एक दिन तालाब या नदी में डुबकी लगाते हुए उन्होंने कहा यूरेका यूरेका यूरेका, पा लिया पा लिया पा लिया। तो ये सहज जिज्ञासा होती है जो एक शिष्य की होती है, वो हम लोगों की नष्ट होती है। एक शोधप्रज्ञ को हमेशा शिष्य की जिज्ञासा होती है। शिष्य को आप देखते हो ये क्या वो क्या, माँ बाप परिवार, चुप रहो चुप रहो, हो गया ठीक है। लेकिन आपके लाख मना करने के बाद वो मानता नहीं, कई बार पीट भी देते हैं, फिर भी नहीं छोड़ता। 1000 1 लाख करोड़ बार वो गिरता है तब खड़ा होना सीखता है, वो हार नहीं मानता है। हम में से कौन ऐसा नहीं है जो खड़ा होने से पहले हजारों बार गिरा नहीं। ये खड़ा होने की शिष्य। हम जैसे बाकी लोग खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। बच्चा बड़ों की नकल करता है, वो जैसे चलते उससे हम चले। हमें भी महान शोधकर्ताओं के शोध को देखना चाहिए। एक अच्छे शोधकर्ता का परम दायित्व ये बनता है कि हिंदी ही नहीं, हिंदी से जुड़े हुए दूसरे विषयों में भी उच्च कोटि का शोध प्रबंध कैसा होता है और वो छपा हुआ है तो उसे अवश्य देखें। ये आपके शोध का प्राथमिक चरण है, प्रारंभिक बिंदु। क्योंकि जब हम अच्छा देखते हैं तभी हमें अपनी शक्ति और सीमाओं का भी ज्ञान होता है। सृष्टि की, प्रकृति की, ये जो नाना वस्तुएं, उसके जो अनेक रूप हैं, उसकी जो अनेक क्रियाएं, उनके जो अनेक प्रभाव हैं, उनके प्रति एक आश्चर्यपूर्ण जिज्ञासा की वृत्ति हमारे भीतर है। तो बंद जी भी कविता है ना, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता है। ये
सहज जिज्ञासा होती धीरे धीरे इस हिंदी समाज में खत्म होती। हिंदी समाज को आसान पड़ता है बनी बनाई निर्मित चीजों को मान। राजनीति भी रेडीमेड चाहिए, सब कुछ रेडीमेड चाहिए। और किसी चीज की खोज करने में मित्रों सबसे पहली जरूरत तो अपनी ही खोज करनी। मुक्तिबोध की कविता आप लोगों ने अंधेरे में पढ़ी। अंधेरे में किस चीज को टटोला है? अंधेरे में किसकी खोज मुक्तिबोध कर रही है? अंधेरे में मुक्तिबोध खुद की ही खोज कर रही है, अपने को ही तलाश। अब उसको उनकी वो पंक्तियां उस कविता के भीतर की याद आ रही हैं। उसको तू शोध वह जो तेरी कर्म दुर्निवार और व्यक्ति, उसको बहुत कुछ है जो हम कहना चाहते हैं और नहीं कर पाते। और अभिव्यक्ति का संकट मित्रों किसको होता है? जिसको कुछ कहना, जिसको कुछ कहना ही नहीं है उसके पास अभिव्यक्ति का कोई संकट नहीं। भाषा हम लोग पढ़ते हैं, भाषा हम लोग पढ़ाते हैं, और व्याकरण में हम लोगों ने भाषा की परिभाषा भी पढ़ी। और भाषा की परिभाषा में हमें बचपन में बताया गया था कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम। मुझको लगता है कि यह परिभाषा अपर्याप्त है।